नमस्कार दर्शकों, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का। जनमत एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जाकर वहां आप वोट कर सकते हैं। तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम जनमत में, और किस तरह से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि इस खबर पर क्या कुछ आपकी राय है, किस तरह से पोल हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। आज जिन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जल्दी से एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। किन किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, अमेरिका में जय हनुमान एक नई मूर्ति ऐसी लगाई गई है जिस पर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर है। अमेरिका में हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है। उसके बाद बात करेंगे योगी का फरमान। जी हां, क्योंकि योगी का नया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो फरमान सुनाया है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अगर पॉजिटिव न्यूज डालेंगे तो उनको उसकी राशि भी मिलेगी। उसके बाद बात होगी राष्ट्रपति शासन कब, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से सीबीआई जांच चल रही है और अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और खुद ममता बनर्जी जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में हिंसा की बात कर रही हैं, उसके बाद सवाल सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा। और उसके बाद बात होगी पढ़ाई मुश्किल की। जी हां, इसलिए बात होगी क्योंकि कनाडा में एक नई पॉलिसी लाई गई है, इमिग्रेशन की पॉलिसी। तो क्या यह भारतीय छात्रों के लिए लाई गई है? क्या वहां भारतीय छात्र रहकर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए लाई गई है? यह भी सवाल है। इसको लेकर भी लगातार प्रदर्शन जो है चल रहे हैं। और उसके बाद आखिरी खबर जिसको हम जिक्र करने वाले हैं, जिस पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर राजनीति हो रही है। वो कहां तक सही है? क्या राजनीति होना चाहिए इस मूर्ति पर? शिवाजी महाराज की जो मूर्ति पर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, इस तमाम इन खबरों को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हरियाणा से जो खबर मिल रही है, आइए उससे जनमत की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी, इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। इसी के चलते बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इसमें हरियाणा के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है, बैठक की जा रही है। सीईसी की भी बड़ी बैठक है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक के बाद यह भी आपको बता दें, आज या शुक्रवार को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की जा सकती है। और इसी खबर पर विस्तार देंगे खबर को मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बैठक चल रही है लगातार नामों को लेकर, एक तरफ लिस्ट है तो उस पर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। सौरभ, क्या कुछ इस बैठक में बड़ा निकला है, बताइए। जी देखिए विकास, आपको बता दूं कि जो आज सुबह बीजेपी कोर ग्रुप की 6 घंटे की बैठक हुई, उस बैठक में सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। अब देखिए, अब चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा था। प्रधानमंत्री आ चुके हैं, करीब 8:20 पर प्रधानमंत्री आए। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री हैं खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस समय बैठक में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 10 साल से हरियाणा की सत्ता में काबिज है, हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार परिवर्तन की बात कर रही है। तो ऐसी इस बार सीटों पर उम्मीदवारों पर विचार हो रहा है। और जिस तरह से आप सुबह आज बैठकों का दौर जारी है, सुबह 6 घंटे का जिस तरह से बैठक हुई, इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने जाके गुरुग्राम में जाकर जो हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक थी उसको भी कवर किया था। 2 दिन की वहां बैठक हुई थी। तो तमाम जो बैठक चल रही है, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि करीब 1 दर्जन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से पुराने चेहरों को टिकट नहीं दिया गया, निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो अनिल विज बड़े नेता, आज मेरी बात हुई अनिल विज से, उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार उनकी सरकार बनने वाली है। कैप्टन अभिमन्यु एक बड़ा नाम है, एक जाट चेहरा है, तो कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनको टिकट दिया जा सकता है। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। मोहनलाल बलूली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राय से विधायक हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था सोनीपत से, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बलूली को टिकट दिया जा सकता है। तो तमाम ऐसे, और मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं वो करनाल से विधायक बने हैं, लेकिन इस बार उनका जो सीट है वो बदली जा सकती है और कुरुक्षेत्र के किसी विधानसभा से उनको लड़ाया जा सकता है। ब्रजेश,
बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगा सौरभ आपसे कि बैठक में लगातार मंथन तो चल रहा है, लेकिन इस बार किस क्राइटेरिया को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है? उनकी जो लोकप्रियता है उसको, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो जेजेपी और जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी पार्टी का गठबंधन भी हुआ है। ऐसे में जाट और दलित वोटर्स एक तरफ जाने की उम्मीद है, तो इन तमाम कयासों पे किस तरह से इस पर मंथन किया जा रहा है? क्या नामों को लेकर अभी तक स्ट्रेटेजी चली है? क्या कहते हैं आपके सूत्र? जी देखिए, हमेशा से कांग्रेस पार्टी जाटों की राजनीति करते आई है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से गैर जाटों की राजनीति करते आई है। और उन्होंने इस बार आपने देखा होगा कि ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया अपने लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, खासतौर से अगर बात की जाए पंजाबी की बात की जाए, गुर्जर की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए, जहाँ से जिस समुदाय से आते हैं नायब सिंह सैनी, और खासतौर से यादव की बात की जाए, जिस तरह से अहिरवाल जो बेल्ट है और खासतौर से उनके बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, तो और 36 बिरादरों की बात की जाए तो बीजेपी उन पर अपना पकड़ मजबूत करना चाहती है। और जहां जीतने वालों की आपने बात की विकास, तो साफ तौर से बीजेपी का यही इस बार मानना है कि अगर जो बाहर से भी आए हैं, अगर जीतने की स्थिति में हैं तो उनको टिकट दिया जा सकता है। और या तो बड़े नेता के पुत्र हैं या पुत्री हैं, मैं राव इंद्रजीत सिंह की बात करूँ तो उनके परिवार के एक सदस्य को टिकट दिया सकता है। इससे कोई गुरेज नहीं करेगी बीजेपी। अभी किरण चौधरी कांग्रेस से आई थी, उनको राज्यसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट दिया जा सकता है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही कहना है कि जो उनकी क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है और उस आधार पर जीत सकते हैं तो उनको टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल, इन्हीं तमाम कयासों के बाद बैठक चल रही है, मंथन किया जा रहा है। सौरभ, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। अब आपको हरियाणा में आगामी चुनावों को लेकर हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने भी सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी से खास बातचीत भी की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि राज्य में हैट्रिक लगेगी और बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। आपको यह भी बता दें, जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, उनका यह कहना है, लेकिन उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हरियाणा की राजनीति पर हम बात करते हैं हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज साहब से। अनिल जी, चुनाव 1 अक्टूबर को है, कैसी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बैरकों में नहीं जाता, हर वक्त फील्ड में रहता है, इसलिए हमें कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती। हमारे कार्यकर्ता तैयार रहते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कर रही है कि 10 साल में आप लोगों ने हरियाणा की जनता को ठगा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बात ये है, वो पार्टी बोल रही है जिसके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। चुनाव तक वो अंदर रहेंगे या बाहर जाएंगे अभी पता नहीं है। और वास्तव में उनको जनता को बताना चाहिए चुनाव शुरू होने से पहले कि उनके ऊपर क्या आरोप है और किस कारण से उनके ऊपर केस चल। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात किया जाए, लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें आप लोगों ने बांट लिया है, प्रदर्शन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर सरकार बनाएगी तीसरी बार हरियाणा में। लेकिन जो राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि इस बार सत्ता विरोधी लहर चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? कौन सी सत्ता विरोधी लहर? हम तो जमीन पर बैठ के राजनीति करते हैं, हमारे से ज्यादा किसको पता? सारा दिन हम कोई बंद कमरों की राजनीति तो करते नहीं है। अगर हवा जो चलती है वो हमारे से छू के ही जाती है, और वो छू के हमें पता लगता है कि वो हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज साहब, जिनका दावा है कि इस बार हरियाणा में हैट्रिक लगेगी। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जनमत में बात करेंगे ह्यूस्टन में बनी हनुमान जी की प्रतिमा की। जी हां, ह्यूस्टन के टेक्सास में हाल ही में 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जा रहा है। यह मूर्ति न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिकी समाज में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव का भी प्रतीक मानी जा रही है। इस मूर्ति का निर्माण भी श्री चिनाजियार स्वामी जी के नेतृत्व में किया गया है, जो हिंदू धर्म और वेदांत के प्रसिद्ध प्रचारक हैं।
इस मूर्ति का उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय को अपनी आस्था और परंपराओं के प्रति गर्व और स्थिरता प्रदान करना है। हनुमान जी की यह मूर्ति, जो अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति भी बताई जा रही है, एक ऐसा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है जहां न केवल भारतीय बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी शांति और अध्यात्मता की तलाश में आ सकेंगे। जी हां, हालांकि इस मूर्ति को लेकर क्या कुछ आलोचनाएं हुई हैं। कुछ लोगों ने इसे अमेरिकी संस्कृति के साथ सामंजस्य में ना होने का तर्क भी दिया है। इसी के साथ आपको यह भी बताएं कि डेमोन गॉड यानी राक्षसों का देवता भी करार दिया जा रहा है, जबकि अन्य ने इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा भी जा रहा है। तो केवल एक समुदाय विरोध क्यों कर रहा है, विशेष को ध्यान में रख के इस तरह से टारगेट क्यों किया जाता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद हिंदू धर्म के अनुयायियों का यह भी मानना है कि यह मूर्ति उनके धार्मिक विश्वास और संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार का भी प्रतीक है। पूरी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए अब आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबू धाबी समेत दुनिया के कई शहरों में हिंदू देव प्रतिमाओं की स्थापना और मंदिर निर्माण हुआ है। भारत के बाहर दुनिया भर में हिंदू अध्यात्म और वैदिक सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है। इसी बीच हाल ही में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाएगा। ये मूर्ति न केवल अमेरिका में बल्कि भारत के बाहर स्थापित सबसे ऊंची श्री हनुमान जी की मूर्ति है। इसे भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से 18 अगस्त तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ स्थापित किया गया। इस मूर्ति का निर्माण श्री चिनाजी यार स्वामी जी के नेतृत्व में किया गया है, जो एक प्रसिद्ध वेदांताचार्य है। ये परियोजना एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उत्तर अमेरिका में सनातन धर्म के प्रसार का प्रतीक भी मानी जा रही है। हनुमान जी की ये मूर्ति भक्ति, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणादायक स्थल के रूप में स्थापित की गई है। हालांकि इस मूर्ति को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई है, खासकर उन लोगों की ओर से जो इसे अमेरिका की सांस्कृतिक धारा के विपरीत मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के अनुयायियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अपनी आस्था और परंपराओं को दुनिया भर में फैलाने का अवसर देता है। इस मूर्ति का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करना है, बल्कि इसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना है जो दुनिया भर में हिंदू धर्म और उसकी शिक्षाओं का प्रसार कर सके। लेकिन बात अगर सनातन की है तो इसके विरोधी कम थोड़ी ना है। वो आखिर कहाँ चुप बैठने वाले हैं। एक चर्च के करीब 25 लोगों के समूह ने भगवान हनुमान जी का विरोध करना शुरू कर दिया। चर्च के नेता ग्रेग गेरवाइस ने वायरल फेसबुक वीडियो पोस्ट में से एक में हनुमान जी को डेमोन गॉड यानी राक्षसों का देवता करार दिया है। ह्यूस्टन क्रॉनिकल ने मंदिर के संयुक्त सचिव डॉक्टर रंगनाथ कंडाला ने कहा कि शुरुआत में हमने सोचा कि समूह मूर्ति देखने के लिए वहां आया था, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में इंटरनेट या किसी चीज पर पढ़ा था। वीडियो में समूह को प्रार्थना करते और भगवान हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर वामावर्त घेरे में चलते देखा जा सकता है। जिसके बाद आलोचनाओं का सिलसिला कुछ यूं बढ़ा कि कुछ प्रदर्शनकारी मंदिर की ओर जाने लगे और कहने लगे कि यीशु ही एकमात्र सच्चे भगवान है, सभी झूठे देवता जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन सनातन और हमारी शिक्षाएं कहती है कि अपनी पूजा करो, लेकिन सबका सम्मान करो। इन सब के बीच सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब भी हिंदू देवी देवताओं का झंडा 7वें आसमान पर होता है, तो वेस्टर्न मीडिया, घरेलू विपक्ष और दोगले लिबरल लोगों का ये पेट क्यों दर्द करने लगता है। ये प्रतिमा सिर्फ सनातन का ही प्रचार नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का भी पुरजोर प्रदर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है किस तरह से अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की बनाई गई है। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पचती नजर नहीं आ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस मूर्ति की विशेषता और किस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले 90 फीट ऊंची मूर्ति की विशेषता क्या है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात आती है उच्चता की। तो ये मूर्ति 90 फीट ऊंची भी बताई जा रही है। देखिए किस तरह से इसका निर्माण किया गया है, क्या कुछ और विशेषताएं। 90 फीट ऊंची जो है मूर्ति है, उसमें अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति कहा जा रहा है।
क्या शायद यही बात कुछ लोगों को नहीं पच रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से विशेषताएं देखिए, मूर्ति ह्यूस्टन के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में शुगरलैंड टेक्सास में स्थित की गई है, जो कि अब एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बनता जा रहा है। और क्या कुछ विशेषताएं हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए 90 फीट ऊंची की क्या मूर्ति की विशेषताएं हैं, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, वो भी आपको बता रहे हैं। इस मूर्ति को लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनियन इसका नाम जो है वो दिया गया है और यह भी कहा जा रहा है। मूर्ति की विशेषताएं क्या है, मूर्ति का निर्माण क्या है, उसमें क्या कुछ विशेषताएं वो भी आपको बताते हैं। मूर्ति जो है पंच धातु यानी पंचलोहा, 5 प्रकार के लोहे से इसका निर्माण किया गया है। और ये भी आपको बताएं कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और मजबूत भी मानी जाती है। पंच धातु की मूर्ति जब हम पूजा करते हैं तो ये भी आप जानते होंगे, ये मूर्ति 90 फीट ऊंची बनाई गई है। तो ये हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये मूर्ति की क्या कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन इसके बाद लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। चलिए पोल भी आपको दिखाते हैं। जब इस खबर पर पोल हमने किया है तो क्या कुछ परिणाम आए हैं, सनातन की बढ़ती साख से किसको परेशानी है या नहीं, तो 95%, 95% लोग कहते हैं कि हां परेशानी है, क्योंकि तीसरी अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है और ना के सपोर्ट में मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो उसका ना के रूप में समर्थन करते हैं। बात करेंगे योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी की, जिसकी देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। क्या है ये पॉलिसी, वो भी आपको बताएंगे। जहां अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है, वहीं सकारात्मक कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहन भी मिलेगा, इसकी घोषणा भी की गई है। नई पॉलिसी के तहत क्या कुछ है वो बताते हैं। सबसे पहले फेसबुक, एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो वहीं उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बल्ले बल्ले है जो कि सकारात्मक कंटेंट बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं। देखिए यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी की क्यों चर्चाएं हो रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। प्रतिमा तय की गई है। सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि समाज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही दिशा। माध्यम से आपने जाना कि क्या है ये नई सोशल मीडिया पॉलिसी, लेकिन इसको लेकर जब हमने पोल किया, क्या एंटी नेशनल कानून दूसरे राज्यों में भी आने चाहिए, इस पर क्या कुछ अनुमान निकल कर आए। देखिए हां के समर्थन में 98% लोगों ने वोट किया है, जबकि 2% लोग ऐसे हैं जो ना के समर्थन में हैं। तो 98% लोग ऐसे हैं जो हां का समर्थन करते हैं कि एंटी नेशनल कानून दूसरे राज्यों में भी आना चाहिए। किस तरह से नई जो पॉलिसी लाई है सोशल मीडिया की योगी सरकार के द्वारा, उसको लेकर भी अब सहमति जताई जा रही है। और चलिए अब बात करेंगे बंगाल की, जहां बंगाल रेप और हत्याकांड को लेकर शुरू हुई सियासत अब नाम रुकने का नहीं ले रही है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर कानून बनाने की नसीहत देती हैं, तो दूसरी तरफ जब वो किसी मंच पे पहुंचती हैं तो गुस्से में कहती हैं कि अगर बंगाल में ये हो रहा है तो असम में भी होगा, अगर बंगाल में हुआ है तो दिल्ली तक आ जाएगी। और साथ ही उन्होंने यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर दिया है। जिन ममता बनर्जी को अपने न्याय के कसीदे पढ़ने चाहिए थे, न्याय के रूप में उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन वहां वो पॉलिटिक्स करती नजर आ रही हैं। क्या अधिक पूरी जानकारी अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरी खबर को लेकर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में अब बंगाल के हालात बेकाबू हो चुके हैं। टीएमसी के नेता सीबीआई के पास जांच करने के बाद सीबीआई को भला बुरा कहने लगे हैं। इधर पश्चिम बंगाल में युवा सड़कों पर उतरे और नबन्ना अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस के गोलों से लेकर पानी की बौछार और लाठीचार्ज तक का सहारा लिया। अगले दिन भाजपा ने बंद बुलाया तो भाटापारा में भाजपा नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी को घेरकर उन पर गोलीबारी की गई, बम फेंके गए। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस टीएमसी के विरुद्ध में सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ममता ने भी सड़कों पर उतरकर आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है और अध्यादेश लाने का दावा भी किया। लेकिन इससे पहले भाजपा के बंद के बाद ममता बनर्जी ने असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दिल्ली को जलाने की बात कही है और अपनी राष्ट्रद्रोह की नीति को भी दर्शा दिया है। बंगाल में जो हालात आज देखने को मिल रहे हैं उसकी जिम्मेदार स्वयं ममता बनर्जी हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त एक आईना हाथ में लेकर घूम रही हैं। जो भी पार्टी या नेता बंगाल के हालात पर अपने विचार व्यक्त करता है या प्रदर्शन करता है तो उसके सामने वो उस आईने को लेकर खड़ी हो जाती हैं। बीजेपी बंद का ऐलान करती है
तो ममता भी वही करती हैं। जनता विरोध प्रदर्शन करती है तो ममता भी सड़कों पर प्रदर्शन करने लगती हैं। इस आईने का अर्थ है कि जो व्यक्ति उनके खिलाफ जो कदम उठाएगा वो भी उसी कदम को उठाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि इस आईने को उन्होंने अभी तक अपनी तरफ नहीं किया है, वरना उन्हें मालूम हो जाता कि असल में बंगाल के इन हालातों की सही वजह क्या है। ममता को याद आएगा कि ये वही बंगाल है जहां चोपड़ा में टीएमसी नेता ताजेमुल को सरिया अदालत लगाकर महिलाओं को बांधकर उनकी पिटाई करते हुए देखा गया था। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां संदेश खाली की घटना का बचाव करते हुए सत्ताधारी दल के विधायक हमीदुल रहमान ने राज्य को मुस्लिम राष्ट्र करार दिया था। और पीछे जाएं तो ये वही पश्चिम बंगाल है जहां चुनावों के दौरान विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा होती है और उनके घरों को तबाह कर दिया जाता है, उन्हें पलायन को मजबूर होना पड़ता है। ये वही बंगाल है जहां भाजपा के दफ्तरों में परिवार सहित रातें बिताते लोगों के वीडियो भी देखे गए हैं। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां सरकार के विरोध की स्वतंत्रता नहीं है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से उठने वाली हर उंगली तोड़ दी जाएगी। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां चुनाव दर चुनाव हिंसा होती रहती है। लेकिन अब इतनी घटनाओं के बाद जब पश्चिम बंगाल की जनता की आंखें खुली तो अब दीदी के अंदर डर साफ नजर आ रहा है। ये डर साफ बता रहा है कि अब बंगाल की जनता के अंदर से तानाशाही सरकार के गुंडों का डर खत्म हो गया है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा को क्रांति कहने वालों की जुबान पर अब ताला नजर आ रहा है और वो यहाँ प्रदर्शनकारियों को ही गुंडा बताने लगे हैं। बड़ा सवाल है कि ममता सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली जनता पर कई दिनों से अत्याचार कर रही है। हावड़ा ब्रिज पर कंटेनर से लेकर बैरिकेड्स तक लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भारी उपयोग उन पर हो रहा है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। किसान आंदोलन पर प्रदर्शनकारियों को लाल किले पर रोकने और केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले लेफ्टिस्ट विपक्षी पार्टियों के पत्रकार और सेक्युलर जमात आज आखिर चुप क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनजातीय महिलाओं का यौन शोषण, शरिया अदालत, बलात्कार, हत्या, डॉक्टर्स की पिटाई, बीजेपी नेता पर गोलीबारी, अराजकता की किस हद के बाद लगता है राष्ट्रपति शासन, चुनावों में हिंसा, शिक्षक भर्ती से लेकर राशन तक में घोटाला, आखिर अराजकता की वो कौन सी सीमा है जिसे पार करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बताते हैं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो इसका क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आया है वो भी आपको दिखा देते हैं। इसके जो हां के समर्थक हैं उसकी अगर संख्या की बात की जाए तो वो यहां निकल कर आती है 94%, 94% लोग हां के समर्थन में हैं, और जबकि ना के समर्थन में अगर लोगों की बात की जाए तो मात्र 6% ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बात करते हैं कनाडा की नई फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी की, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। आपको बताएं कि भारतीय युवा सहित 70,000 से अधिक विदेशी छात्रों को उनके करियर पर अब संकट भी इस नई नीति ने खड़ा कर दिया है। ये छात्र अपने देश भेजे जाने को जोखिम का सामना भी अब कर रहे हैं, जो एक नई उम्मीद से कनाडा आए थे। अब जस्टिस ट्रूडो ने सरकार ने एजुकेशन परमिट को सीमित करने और स्थायी निवास के नामांकन को कम करने के फैसले से अब वहां के लोग परेशान भी हैं और इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे कनाडा में छात्रों ने अलग अलग प्रांतों में प्रोटेस्ट कर भी अब शुरू कर दिया है। रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ऑन्टारियो और मोनिटोबा के साथ ही ब्रिटिश कोलंबिया शामिल इसमें किए गए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं नई इमिग्रेशन पॉलिसी ने कैसे भारतीय छात्रों समेत अन्य सभी छात्रों को प्रभावित किया है। और अगर ना की बात की जाए तो सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो ना के समर्थन में नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। इस पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल जो कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं घटना के बाद एनसीपी, शिवसेना सहित कई विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार की आलोचना भी की है।
शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि चुनाव के चलते छत्रपति शिवाजी का स्मारक जल्दबाजी में बनाया गया है। इसे क्वालिटी को अनदेखा इसमें किया गया है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया है, जिसके कारण यह केवल 8 महीने में ढह गया है। इसके पीछे मकसद सिर्फ शिवाजी महाराज की छवि का इस्तेमाल करना है। शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली सरकार और भाजपा नामक जहरीले सांप को अब डसना ही होगा। सुप्रिया सूले ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी स्मारक का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि उसका काम उच्च गुणवत्ता का होगा। हालांकि सिंधुदुर्ग के मालवन स्थित राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 1 साल के भीतर ही ढह गई है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। ये भी आपको बताते हैं कि इसका निर्माण घटिया क्वालिटी का किया गया था, ये भी उनका कहना है। ये प्रधानमंत्री और जनता के साथ खुला धोखा हो रहा है, ये भी सुप्रिया सूले कह रही हैं। और जब बात शिवाजी महाराज से जुड़ी होती है तो ओबीसी के जरिए दिखाते हैं। ने अपने कुछ साथी कलाकारों पर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे पहलू को उजागर कर दिया है। जिन आरोपों के दायरे में मलयालम फिल्म जगत के ऐसे ऐसे नाम आए हैं जो उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम। वास्तव में मलयाली फिल्मों के मशहूर एक्टर और सीपीआईएम से कोल्लम के विधायक मुकेश एम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिन पर एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सीनियर एक्टर मुकेश के साथ साथ 7 अन्य कलाकारों पर फिल्म के सेट पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने केरल पुलिस को भी दी है। एक्टर मुकेश के अलावा जयसूर्या पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए मीनू मुनीर ने कहा है कि एक दिन जब वह बाथरूम से बाहर आ रही थी तब जयसूर्या ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। इससे पहले मीनू मुनीर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में 2013 की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि फिल्म के सेट पर उनके साथ फिजिकल और वर्बल हैरेसमेंट हुआ है। यही नहीं, एक दूसरी एक्ट्रेस रेवती संपत ने सीनियर मलयाली एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ
त्रिवंदर म्यूजियम पुलिस स्टेशन में रेप केस दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक्ट्रेस रेवती संपत ने अपनी शिकायत में बताया कि 8 साल पहले साल 2016 में सिद्दीकी ने उन्हें एक फिल्म के सिलसिले में बातचीत करने के लिए मस्कट होटल में बुलाया था, जहां उनका शारीरिक शोषण किया गया था। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से महिला कलाकारों के साथ यौन शोषण के आरोप लगते चले आ रहे हैं, जिसकी जांच के लिए 2019 में रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। 4 साल बाद 19 अगस्त को हेमा कमेटी ने केरल सरकार को 233 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कई बड़े कलाकारों द्वारा शोषण किए जाने की बात सामने आई, जिसमें एक्टर मुकेश जयसूर्या, एक्टर ईडावेलु बाबू और सिद्दीकी के साथ साथ बाबू राज और डायरेक्टर रंजीत पर भी ऐसे संगीन आरोप लगाए जा चुके हैं। इन आरोपों को एक ओर जहां सीपीआईएम नेता और एक्टर मुकेश इसे पॉलिटिकल ड्रामा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एएमएमए के प्रेसिडेंट और साउथ सुपरस्टार मोहनलाल समेत 17 मेंबर्स ने अपने पद से इस्तीफा देकर मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को बीते 27 अगस्त को भंग कर दिया था। वहीं मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है, जहां मामले बीएनएस की धारा 354 के तहत दर्ज किए गए हैं। ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया में अपने कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए जानी जाने वाली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ये काली सच्चाई सबके लिए शॉकिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बीते हफ्ते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से नेपाल के काठमांडू जा रही यूपी नंबर की बस तनहुन जिले के मारसियांगडी नदी में गिर गई थी। अब इस मामले की अगर बात की जाए तो इस मामले में जिहाद और साजिश की खबर भी सामने आई है। इस हादसे में तकरीबन 27 लोगों की जान गई थी। हालांकि मुस्लिम ड्राइवर की जान बच गई थी। ड्राइवर का नाम मुस्तफा है। बस महाराष्ट्र के यात्रियों ने गोरखपुर से नेपाल जाने के लिए बुक की थी। पोखरा से काठमांडू जाते वक्त बस हादसे का शिकार हो गई। गोरखपुर से नेपाल गई बस शुक्रवार की सुबह 11 बजे हादसे का शिकार हो गई। बस में कुल 40 लोग सवार थे। ज्यादातर महाराष्ट्र के भुसावल शहर के रहने वाले थे। हादसे का शिकार हुई बस गोरखपुर के केसरवानी ट्रेवल्स की बताई जा रही है और बस मालिक ने विष्णु शंकर केसरवानी ने हादसे के समय ही बताया था कि ड्राइवर का फोन बंद आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुजरात की, जहां गुजरात में बाढ़ से हालात विकराल होते जा रहे हैं। एक बार फिर प्रकृति का क्रोध देखने को मिल रहा है। विपर्जॉय तूफान के बाद अब आसमान भी गुजरात पर अपना कहर बरपा रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कई लोग फंसे हैं तो कई लोग और गाड़ियां पानी के बहाव के साथ बह गई हैं। कच्छ जिले के अगले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो अलर्ट भी जारी किया गया है और पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया है। भयंकर बारिश से गुजरात में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सौराष्ट्र कच्छ इलाके में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां अत्यधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है और केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन भी दिया है। मंगलवार को बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो गई थी। राजकोट, बड़ौदा, आनंद, मोरबी, खेड़ा और द्वारका में सेना की 6 टुकड़ियों को राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सभी 36 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। तो इसी के साथ आज जनमत में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जय हिंद।